हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आज ही आप लोगों के साथ नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाली हूं। तो आज जो है ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की लास्ट वीडियो रहेगी। अगर इसके बाद आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो प्लीज 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 मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए वो टॉपिक लेकर आ पाऊँ। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी किसी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है, देन कमेंट टू मी ताकि मैं उसको आपके लिए लेकर आ पाऊं और आपके साथ डिस्कस कर पाऊं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। नेक्स्ट हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। अब हम आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट 1 में है लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स, एंड स्टेटमेंट 2 लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो देखिए, लर्नर सेंटर अप्रोच कौन सी होती है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए, या फिर हमने अगर वो टॉपिक डिस्कस नहीं किया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए। लर्नर सेंटर अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम बच्चे को ध्यान में रखकर कोई भी काम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ऐसा नहीं कह रहे, फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ऐसा कह रहे हैं कि लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स, कि हम टीचर की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं, उनकी जरूरतों को सेंटर में रखकर हम लर्नर सेंटर अप्रोच बनाते हैं। बट ये तो गलत है। लर्नर सेंटर अप्रोच तो वो अप्रोच होती है जिसमें हम बच्चों को और लर्नर को सेंटर में रखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो हो गई हमारी फॉल्स। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आप जिस भी किसी टॉपिक पे, जिस भी किसी सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहे हैं तो वहां पे कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। लर्नर को ध्यान में रखकर इस स्टेटमेंट को कहा जा रहा है कि आपको कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन की जरूरत है। जहां पर लर्नर को ध्यान में रखा जाता है वो लर्नर सेंटर अप्रोच कहलाती है। तो इट मीन्स हमारी स्टेटमेंट 2 हो गई करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a technique to provide right kind of support in right amount of right time to increase child competence। देखिए, ये टर्म है स्कैफोल्डिंग जिसे हम बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग उसे बोलते हैं जब बच्चे को सही समय पर, सही अमाउंट में और सही तरीके से सपोर्ट की जरूरत होती है, उसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो वो कौन सी टेक्निक होती है जहां पर राइट काइंड ऑफ सपोर्ट, सही तरीके से सपोर्ट की जरूरत है, सही अमाउंट में और सही समय पर, ताकि हम बच्चे की कॉम्पिटेंस को इंक्रीज कर सकें। तो वो टर्म कहलाता है स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। स्वयं प्रभा अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी स्वयं प्रभा भी। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? एक एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा इनिशिएटेड किया गया है ये पूछा जा रहा है। और जिसमें कितने चैनल्स अवेलेबल है? 24/7 थ्रू 34 DTH। पहले कम थे लेकिन अभी कितने हैं? 34 DTH चैनल्स। 24/7 आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो टर्म इनिशिएट किया गया है, ये इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थ्रू, लेकिन अभी हम इसको क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब इसको जब इनको स्वयं प्रभा को इनिशिएट किया गया था, तब किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। बट अभी हम क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। It means first one is your correct answer. Next question. A learner combines his or her previous schemas or modifies them as per new experiences. The process of combining, modifying existing schemas and to arrive at new schemas is known as. Question क्या है?
ये सारे टर्म्स मैं आपके साथ बहुत डीपली डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दूंगी। आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको जीन प्याजे की थ्योरी में, वाइगॉट्स्काई की थ्योरी में ये छोटे छोटे से जो टर्म्स हैं ये मैंने सब डिस्कस किए हैं और बहुत अच्छे से डिस्कस करे हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन टर्म्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं या कैसे अपना फाइनल आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो आपका स्कीमा किसे बोलते हैं, कि आपके माइंड में कुछ सेट है, पहले से ही आपको पता है ऐसा होता है। जब आप उस एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं तो जब आपकी उससे जो प्रीवियस नॉलेज से जो नई नॉलेज बनती है, जो प्रीवियस स्कीमा से आप एक नए स्कीमा तक पहुंचते हैं, तो पूछा जा रहा है कि वो टर्म क्या कहलाता है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो एकोमोडेशन होता है या एसिमिलेशन होता है। इन दो टर्म्स में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जब एकोमोडेशन की बात होती है तब हम अपने पुराने जो प्रीवियस स्कीमा है हम उसको मॉडिफाई करते हैं अपने न्यू एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन एसिमिलेशन में हम एज इट इज यूज करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं चलता है। तो यहाँ पर मॉडिफाई की बात आ रही है, तो इट मीन्स एकोमोडेशन इज योर करेक्ट आंसर। आंसर 1 इज योर। जब अगर बात हो कि आपको पुराने स्कीमा से नई स्कीमा में कन्वर्ट करना है अपने एक्सपीरियंस को, तो वहां पर मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी, इट मीन्स वहां पर एकोमोडेशन की बात होगी। और अगर एज इट इज आपको नॉलेज अपनी यूज करनी है तो वहां पर एसिमिलेशन की बात होगी। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। कोशिश मेरी यही है कि आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस कीजिए ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊं। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से आपको वीडियो दूं या लेक्चर दूं कि आपको क्लियरली समझ में आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। आई होप आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड पढ़ा होगा। टीचिंग मेथड एंड टीचिंग स्टाइल में मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं विद कंटेंट, विद एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये 2023 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के बारे में पूछा जा रहा है, इट मीन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास सपोज टू बी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हम सबके आइडियाज लेते हैं। पर्टिकुलर अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हम सबके आइडियाज को कंसीडर करते हैं। इट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। इसमें हम बहुत सारे आइडियाज को बनाते हैं, जिसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो अपना आइडिया दे देता है। फाइनल डिसीजन तक हम बाद में पहुंचते हैं लेकिन आइडियाज हम सबके ले लेते हैं। इसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्मॉल स्टेप ऑफ प्रेजेंटेशन, स्मॉल स्टेप नहीं लेते। डिलीवरी, कोई कंटेंट डिलीवरी नहीं करते हम इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज में, या फिर ये कोई थीम बेस्ड इंटरेक्शन नहीं होता एमंग पार्टिसिपेशंस में। ये होता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। इसमें बहुत सारे आइडियाज निकल कर आते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements best describes summative evaluation in evaluation procedure। evaluation procedure में आपको बताना है कि summative evaluation को इन चारों पॉइंट्स में से किसने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। summative evaluation फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। सेमेस्टर खत्म होता है, ईयर खत्म होता है, तो लास्ट में जो हमारे एग्जाम्स होते हैं और जो हमें ग्रेड्स या मार्क्स मिलते हैं उसे हम बोलते हैं summative evaluation। फर्स्ट पॉइंट है, द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। जो क्लास में डाउट्स टीचर क्लियर करती है उसको हम समेटिव इवैल्यूएशन नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। पॉइंट 2, अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू द स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्टेड द कोर्स वर्क। कंप्लीट कोर्स वर्क जब हो जाता है और जब टीचर बच्चों को ग्रेड प्रोवाइड करती है तो उसको क्या हम समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। यस, तो ऑप्शन 2 हो गया करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है, ड्यूरिंग इंटरेक्शन। देखिए ड्यूरिंग इंटरेक्शन आ गया, इट मीन्स ये तो पहले ही समझ में आ गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव की बात हो रही होगी। जब टीचर क्लासरूम में बच्चों को इंटरेक्शन कर रही है उस टाइम पे जब टीचर फीडबैक प्रोवाइड करती है तो क्या उसको समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं? नो, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन।
Fourth point, the learner's motivation is raised by the teacher through a question answer session during feedback. फीडबैक के दौरान जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, लर्नर को मोटिवेट किया जाता है टीचर के द्वारा, तो वो कौन सा असेसमेंट होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट. इट मीन्स 1, 3 and 4 इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सेकेंड पॉइंट इज योर समेटिव इवेल्युएशन. तो देखिए, आपको एक ही क्वेश्चन से फॉर्मेटिव भी रिवाइज हो गया और समेटिव भी रिवाइज हो गया. तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. फिर से क्वेश्चन आया है, चलिए पढ़ते हैं क्या है. इन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. क्या हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस पेरेंट्स के साथ एट द एंड ऑफ ईयर में शेयर करते हैं? नो, ये तो समेटिव है, तो स्टेटमेंट 1 तो हो गया रॉन्ग. स्टेटमेंट 2, इन समेटिव इवेल्युएशन द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ. क्या समेटिव इवेल्युएशन में हम क्लास में ही बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं? नो, ये तो हुआ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. इट मीन्स इन्होंने ऊपर नीचे अपोजिट लिख रखा है, तो इट मीन्स हमारा स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग हुआ और स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग हुआ. बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर. बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. Answer 2 is your correct answer. Next question, question number 48. Statement 1 and statement 2. Good teaching is formal in nature. There is no difference between teaching and training. Statement 1 में कहा जा रहा है कि जो अच्छी टीचिंग होती है वो फॉर्मल होनी चाहिए. देखिए, अगर टीचर आपके साथ हर समय फॉर्मल ही रहेगा, सिर्फ पढ़ाएगा और एनीथिंग एल्स, अगर आपको कुछ पूछना है, आपको थोड़ा सा टीचर के साथ इनफॉर्मल होना है, तो आप डरेंगे. अगर हमेशा टीचर आपके साथ फॉर्मल रहेगा तो आप टीचर से कुछ भी पूछते हुए भी डरेंगे कि टीचर हमेशा गुस्से में रहते हैं या टीचर सिर्फ हमारे साथ लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं और कोई मतलब नहीं है. डिस्कशन करने में आप डरेंगे. स्टेटमेंट 2 क्या है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. क्या टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता? नो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट. तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2. बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स. तो 2 इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं. स्वयं से क्वेश्चन आया है एक और. स्वयं प्लेटफॉर्म जो है फैसिलिटेट होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम. तो जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है वो कौन सी क्लास से लेके किस क्लास तक आपको कोर्सेज प्रोवाइड करता है या पढ़ाता है? कौन सी क्लासेस को होस्ट करता है? तो 5th से लेके ग्रेजुएट तक, 11th से ग्रेजुएट तक, या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर 9th टू पोस्ट ग्रेजुएट. तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट. तो जो स्वयं के प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं, कोर्सेज आपको होस्ट कराए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं क्लासरूम में, तो वो होते हैं फ्रॉम क्लास 9th टू पोस्ट ग्रेजुएट. तो ये आपको बेसिक सी बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं आजकल. तो आपको स्वयं के बारे में सब कुछ क्लियर होना चाहिए. स्वयं पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगी एक जरूर. आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50 is the last question. What higher order knowledge can make the difference between how well and quickly once a student learn material? हायर ऑर्डर नॉलेज की बात हो रही है. सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हायर ऑर्डर नॉलेज की. कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड बात हो रही है कि वो कौन सी हायर ऑर्डर नॉलेज है कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस बना सकती है किसके बीच में? हाउ सेल एंड क्विकली वंस स्टूडेंट लर्न मटेरियल. कितनी जल्दी कोई बच्चा किसी भी चीज को सीख सकता है. तो यहाँ पर माइंड से रिलेटेड बात हो रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर मेटाकॉग्निशन की बात हो रही है. मैंने आपको मेटाकॉग्निशन का टर्म पहले भी डिस्क्राइब किया था. कॉग्निशन कुछ सोचना, मेटाकॉग्निशन जो आपने सोचा है उसके बारे में और ज्यादा सोचना. तो हायर ऑर्डर नॉलेज की जब बात होती है तो वहां पर हम बात करते हैं मेटाकॉग्निशन की. तो आंसर 3 इज योर करेक्ट आंसर. आपके क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट होते हैं. थैंक यू. टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी पूरी यूनिट कवर मैंने करवा दी है. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी कंप्लीट, ताकि जब भी आपको पढ़ना हो, टीचिंग एप्टीट्यूड रिवाइज करना हो, तो आप जस्ट प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, प्ले ऑल कीजिए और सारी वीडियोस धीरे धीरे कवर करते रहिए. छोटी छोटी वीडियोस हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल से 1.25 रेशियो पे भी देखेंगे तो आप हार्डली 2 डेज में, 3 डेज में एक अपनी यूनिट कवर कर सकते हैं रिवाइज करके. तो प्लीज पुरानी वीडियोस भी जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियोस मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की आपके साथ शेयर करी हैं उसमें मैंने आपके साथ जीन पे आजे,
बाय गॉड स्काई, मोटिवेशन, मैस्लो हायरार्की, ये सब चीजें डिस्क्राइब नहीं करी हैं। टीचिंग मेथड्स की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है। ये सब सारी वीडियोस टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही आती हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोबारा डिस्कस नहीं करा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हैं और अभी मैंने लास्ट मंथ ही इस पे वीडियो आप लोगों के साथ बनाई थी। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियोस पसंद आ रही हैं देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम कल से नई यूनिट, नया दिन, नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।